नमस्कार साथियों, आज एक और नई सीरीज लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। इससे पहले डेवलपमेंट और चाइल्डहुड को लेकर के हमने एक सीरीज चलाई। उससे पहले हमने जो है वो लर्निंग को लेकर के एक सीरीज चलाई और साथ ही साथ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये 3 सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज से हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की एक अलग सब्जेक्ट या सीरीज जो है वो आप कह सकते हैं शुरू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट असेसमेंट इन एजुकेशन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें हम मीनिंग, टाइप ऑफ असेसमेंट, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन ये क्या है, इनके मीनिंग क्या है, आपस में डिफरेंस क्या है, कौन किसके अंदर आता है, कौन ब्रॉडर है, कौन जो है वो नैरो है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इनका स्कोप, नेचर, मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन, कंटेक्स्ट एंड नीड फॉर सीसीई, इसको लेकर के हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। बाकी सीसीई को लेकर अलग से वीडियो भी बनेगी एक, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक टच करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है आज का, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर रहेगा एक तरह से असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। तो हम सभी जानते हैं कि लर्निंग में अगर हम बात करें असेसमेंट, तो वो उसके बिना लर्निंग अधूरी है। वो इसीलिए क्योंकि हमने पढ़ाने को तो पढ़ा दिया, लेकिन बच्चे को कितना समझ आया, बच्चा उसको समझ पाया या नहीं समझ पाया, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि हम असेसमेंट कैसे कर रहे हैं और जो असेसमेंट है उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। अगर रिजल्ट जो है असेसमेंट का वो पॉजिटिव है तो हमारी लर्निंग, इसका मतलब क्या है कि सक्सेसफुल है, इफेक्टिव है। अदरवाइज हमें लर्निंग को चेंज करना पड़ेगा। और लर्निंग को चेंज करने के लिए हमें जो है वो कहीं ना कहीं टीचिंग स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ता है, तब जाके लर्निंग जो है वो इफेक्टिव होती है, या उसका जो स्टेटस है वो इनइफेक्टिव से इफेक्टिव में चेंज होता है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करें। उससे पहले पीटर डकर की एक बड़ी अच्छी कोट है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। तो यानी कि वो कहते हैं कि जिसका जो है वो मेजरमेंट होता है वही चीज जो है वो सुधार की पात्र बनती है, या उसी में ही सुधार हमें देखने को मिलता है। तो ये कोट बार बार आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि बार बार सुनने से क्या होगा कि आपको ये याद भी हो जाएगी, है ना। एग्जाम में आप इसको पर्पस यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर विद व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट। इसका कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मेजरमेंट क्या है। मेजर मतलब ये निकल कर आया किसी चीज को मेजर करने से। ये देखिए यहाँ मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की हुई है, ये इंच टेप है, ठीक है। तो इससे क्या करता है, टेलर मेजर करता है, ठीक है। और हमारा जो सूट है वो हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार होता है। तो मेजरमेंट है मतलब किसी को मापना। जैसे द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लर्नर्स परफॉर्मेंस। अगर हम एजुकेशनल फील्ड में बात करें या इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मेजरमेंट मीन्स क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लर्नर्स परफॉर्मेंस। जैसे लर्नर का हमने कोई टेस्ट कंडक्ट किया और उसमें जो उसके मार्क्स निकल के आए, बस वो जो मार्क्स है या जो वो स्कोर है बच्चे का, वो क्या है, वो उसकी मेजरमेंट है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यदि हम किसी चीज का वेट करना चाहें, बच्चे का वेट करना चाहें, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ जाती है। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने आप में मेजरमेंट कुछ भी नहीं है। अगर हम सिर्फ किसी को मेजर कर लें और उसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन लेना चाहें, ये संभव नहीं है। मेजरमेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद बहुत लंबी जर्नी होती है जो इवेल्युएशन पे जाकर के खत्म होती है। और ये जर्नी जब खत्म होती है तभी हम कह सकते हैं कि सही मायने में जो है वो असेसमेंट या इवेल्युएशन जो है बच्चे का हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये किस चीज की, किस प्रश्न का जवाब जो है वो मेजरमेंट से हमें मिलता है। तो इसका जवाब है हाउ मच। जब हमें ये पता करना हो कि कितना, नंबर कितने, हाइट कितनी, वजन कितना, आई साइट कितनी, हर वो चीज जिसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। बच्चा पानी कितना पीता है दिन में, ठीक है। बच्चा जो है वो भोजन कितना खाता है दिन में। ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेजर्ड एंड मेजर्ड बाय आस्किंग जस्ट वन क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज हाउ मच। व्हेनेवर वी आस्क अ क्वेश्चन हाउ मच, it directly relates to measurement. Now as far as the assessment is concerned, अब असेसमेंट एक ब्रॉडर टर्म आ गई। किससे ब्रॉड होगी, मेजरमेंट से। असेसमेंट जो एक ब्रॉडर टर्म है दैट इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन टू मेक एजुकेशनल डिसीजंस। मैंने पहले कहा था कि मेजरमेंट एक स्टार्टिंग बिंदु हो सकता है किसी चीज के आकलन का, ठीक है। लेकिन उस आकलन को जो आगे जाकर के उसमें जब असेसमेंट को जब हम बात करते हैं तो तब वो और ज्यादा ब्रॉड हो जाती है। और उसमें दो एस्पेक्ट्स जो वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव जो नया जुड़ता है वो जुड़ जाता है। और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं एजुकेशनल डिसीजंस में। और वो जो डिसीजंस हम लेते हैं उसी को ही इवैल्यूएशन कहते हैं। वो आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। और ये किस क्वेश्चन का आंसर करता है, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ वेल, व्हाट नेक्स्ट,
यानी कि कितना अच्छा, जैसे ऊपर में आता है कितना, ठीक है, बच्चे ने कितना स्कोर किया, 10 में से 5, तो ये कितना अच्छा है। तो ये जो सवाल का जवाब है, ये कितना अच्छा है, ये मध्यम स्तर का है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, एक्सेप्शनल है, ये हमें असेसमेंट से पता चलता है। और इसकी नीड क्या है, इट्स नीड इज टू ट्रैक लर्निंग, प्लान इंस्ट्रक्शन एंड इंप्रूव आउटकम्स। देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसको ऐसा नहीं कि पढ़ा करके हम बिल्कुल छोड़ दें। अगर हम पढ़ा दें और छोड़ दें और ये समझे कि बच्चे को सब कुछ आ गया है, तो ये फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तरीके से बेईमानी है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाया और उसकी ट्रैकिंग ही नहीं की, तो फिर वो कहीं ना कहीं डीरेल हमारी लर्निंग हो जाती है, और बच्चा भी जो है वो नॉन सीरियस हो जाता है। वो पढ़ते समय तो पूरा इंटरेस्ट शो करता है, उसको देख के लगता है कि इसको सब कुछ समझ आ रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसका उस समय का जो इंटरेक्शन होगी टीचर के साथ, लेकिन बाद में क्योंकि उसको पता है कि इसका ट्रैक कोई नहीं रख रहा है, इसको कोई चेक नहीं करेगा बाद में, तो फिर क्या होगा, वो भूल जाता है, डी लर्निंग की सिचुएशन जो है वहां पर आ जाती है। तो इसके लिए प्लानिंग इंस्ट्रक्शन बड़ा जरूरी है। तो वो किस में इसकी नीड कहां पर हमें मिलती है, इंस्ट्रक्शंस को प्लान करने में। फॉर एन एग्जांपल, वी यूज्ड अ मेथड टू टीच अ पर्टिकुलर कंटेंट मैटर, एंड after teaching that particular content, we found that our students are not able to, not able to learn that particular concept. Then what will we do? We will plan our instructions again, we will change our instructional strategy, we will adopt some new instructional strategy, or we will modify the existing instructional strategy that we have just used. So फाइनली जब हम ट्रैक करेंगे लर्निंग को, इंस्ट्रक्शंस को प्लान करेंगे, तो आउटकम्स इंप्रूव होंगी। बिकॉज जब तक आउटकम्स इंप्रूव नहीं होंगी तब तक साइकिल चलता रहेगा, और जब तक साइकिल चलता रहेगा तब तक इंप्रूवमेंट की होप बनी रहेगी। नाउ असेसमेंट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड यूजिंग एम्पिरिकल डाटा टू मेजर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। अब असेसमेंट क्या है, एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है। ये देखिए सिस्टम बताया, पहले ऑडिट है, फिर एनालिसिस है, फिर रिजल्ट है, फिर प्लान है, फिर गोल है, ठीक है। अब ये एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है, और इसमें क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है। डॉक्यूमेंट किसको किया जाता है, बच्चों की मेजरमेंट्स को, बच्चों के टेस्ट को। कैसे? यूजिंग इंपेरिकल डाटा, जो हमने टेस्ट लिया उसका इंपेरिकली हमने उसका डाटा लिया। फॉर एन एग्जांपल, हमने चेक करना है कि बच्चे का फिजिकल ग्रोथ उसकी एज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो वी कैन मेजर हिज हाइट, वी कैन मेजर हिज वेट, और उसका हम इंपेरिकल डाटा रख सकते हैं। इंपेरिकल डाटा वो होता है जो अनुभवजन्य है, जिसको हम खुद अपने आप प्रैक्टिकली फील करते हैं। हमने कोई टेस्ट लिया बच्चे का, हमने देखा बच्चे ने हमारे सामने टेस्ट दिया, उसमें मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो वो इंपेरिकल डाटा है। अब जो वो डाटा है वो नॉलेज को भी मेजर कर सकता है, स्किल्स को भी मेजर कर सकता है। हमने साइकोडोमेन मोटर डोमेन की वीडियो भी रिसेंटली खत्म की है, तो उसमें हमने इम्पान के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो उसको स्किल्स को मेजर कर सकते हैं। एटीट्यूड्स को, उससे पहले हमने अफेक्टिव डोमेन की वीडियो पढ़ी, उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे एटीट्यूड्स को मेजर किया जाता है। और इस असेसमेंट में भी जो है वो हम इन पर्टिकुलर डोमेन्स की मेजरमेंट को लेकर के अलग अलग वीडियोस देखेंगे, वो आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। और बिलीव्स भी आ गए। नाउ अगेन पीटर डकर क्या बोलते हैं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते उसकी इंप्रूवमेंट की कल्पना नहीं की जा सकती। अब मेजरमेंट और असेसमेंट का पर्पस देखिए क्या हो सकता है। सबसे पहले होता है प्रोग्नोस्टिक पर्पस, यानी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। जब हमने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, परफॉर्मेंस पोटेंशियल को प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए प्रोग्नोस्टिक जो है वो असेसमेंट यूज की जाती है। मॉनिटरिंग लर्निंग क्या होता है, इट ट्रैक्स प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई की गैप्स, लर्निंग गैप्स, कहां पर लर्निंग गैप्स हैं और उन गैप्स को कैसे फिलअप किया जाएगा, उसकी स्ट्रेटजी, वही अगला स्टेप है हमारा, प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब फीडबैक जो प्रोवाइड करवाना है, वो फीडबैक बेसिकली क्या है, इसमें गाइडेंस लर्नर को दी जाती है टीचर के द्वारा। अब सिलेक्शन जो है फॉर एडमिशन, स्कॉलरशिप, ये भी असेसमेंट के बेसिस पे होती है। आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपका टेस्ट होगा, इसीलिए आप ये सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस सब के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद प्रमोशन है, प्रमोशन भी मेरिट बेस्ड। हालांकि आयरनी ये है हमारी कंट्री की, ऑल्दो इन एनईपी 2020 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मेरिट बेस्ड प्रमोशन और मेरिट बेस्ड professional growth, but still it is daydreaming, what I can feel, but still we can hope for the best. सोशल एडवांसमेंट की हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें प्रमोशन वगैरह ये सब किससे आती है, असेसमेंट से ही आती है। नाउ सर्टिफिकेशन एंड ग्रेडिंग अगेन। अब इश्यूज, क्वालिफिकेशंस एंड ग्रेड्स जो है वो इसमें, इसके लिए जो है वो इसको यूज किया जाता है। इसको हम आने वाली स्लाइड्स में और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, इसीलिए मैं सिर्फ ओवरव्यू यहाँ पर दे रहा हूँ। डायग्नोसिस क्या है, आइडेंटिफाइंग
द लर्निंग डिफिकल्टीज, जो लर्निंग में जो कठिनाइयां हैं, जो जो समस्याएं हैं, उनको आइडेंटिफाई करना डायग्नोसिस है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। देखिए मैंने बात की थी शुरू में ही, अगली वीडियो में हम इसको थोड़ा और डायग्राफ के माध्यम से भी देखेंगे, अगली स्लाइड में सॉरी, बट पहले हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन, ये इसी क्रम में आते हैं। सबसे पहले हम किसी चीज का टेस्ट लेंगे। अब टेस्ट क्या है? ये सिर्फ एक टूल है, टूल है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम क्या है, मेजर करेंगे लर्निंग आउटकम्स को। यानी टेस्ट के बाद मेजरमेंट आएगा, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब लर्निंग आउटकम चार्ट एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं, तो वो टेस्ट, वो क्या है, वो टेस्ट है, वो टूल है। ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन जो है वो टेस्ट पेन से जो है वो चेक करता है कि वेदर द लाइट करंट इज पासिंग थ्रू द वायर्स और नॉट। तो वो टूल है, वो अपने आप में टूल के अलावा और कुछ नहीं है, बहुत नैरो है, बट स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है। टूल से, टेस्ट से ही तो आगे चलेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सीधा दवाइयां नहीं देते। ठीक है, वो क्या करते हैं, पहले टेस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो वो टेस्ट अपने आप में क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द मेजर द डिजायर्ड आउटकम। जो भी आउटकम हम चाहते हैं उसको मेजर करने के लिए टेस्ट बनाए जाते हैं। अब टेस्ट बन गया, मेजरमेंट हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब उसके बाद हमने उसको मेजर करना है, टेस्ट बना लिया। अब प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू लर्नर्स रिस्पॉन्स ऑब्जेक्टिवली। देखिए मान लीजिए हमने 10 अंकों का एक प्रश्न पत्र बनाया, तो वो प्रश्न पत्र क्या है, वो टेस्ट है। अब उस प्रश्न पत्र में बच्चों के 10 प्रश्न के उत्तरों को हम जब ऑब्जेक्टिवली, मतलब कि हम उसमें बिना किसी बायसनेस के साइंटिफिक तरीके से, निष्पक्ष रूप से उसको नंबर्स असाइन कर रहे हैं बच्चों के लर्निंग रिस्पॉन्सेज को, तो उसको मेजरमेंट बोलेंगे। ठीक है जी। अब 10 में से बच्चों ने 5 सही उत्तर दिए तो 5 अंक आ गए, 8 दिए तो 8 आ गए, 2 दिए तो 2 आ गए। अब असेसमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये तो डाटा आ गया ना 10 में से 5, इसका क्या मतलब है? वैसे तो कुछ भी मतलब नहीं है इसका, लेकिन जब टीचर उसको असेस करेगा कि यार ठीक है, अब ये जो डाटा है, ये डाटा ये बता रहा है कि बच्चा तो अभी कहां पर है, बीच में है, बिल्कुल बहुत जीरो भी नहीं है और एक्सेल भी नहीं कर रहा 10 पे, वो 5 पे है। अब टीचर देखेगा कि क्या इस बच्चे को और आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं, जैसे अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की, जो जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा है, क्या उसको लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट एलपीडी तक पहुंचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्कैफोल्डिंग या नहीं? तो यहाँ पर टीचर जो डिसीजन मेकिंग करेगा, डाटा के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करेगा, कलेक्ट और इंटरप्रेट करने के बाद। कलेक्शन आ गया, टेस्ट की कलेक्शन, ठीक है, उनका एक अवार्ड लिस्ट बना दी, इस बच्चे ने इतने अंक लिए, इस बच्चे ने इतने अंक लिए। इंटरप्रेट करने का क्या अभिप्राय है, किस प्रश्न में कितने अंक हैं, वो प्रश्न किस डोमेन से जुड़ा हुआ था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव डोमेन में बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, अफेक्टिव साइकोमोटर में ढीला है, मतलब वहां पर उसकी प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है, तो स्कैफोल्डिंग कहां देनी है, वहां देनी है। ठीक है जी। अब इवेल्युएशन, इवेल्युएशन क्या है, जब हमने ये कर दिया, लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई किए, स्ट्रेटजी को मॉडिफाई किया, उसके बाद फाइनली जब हमने अगेन उसका टेस्ट लिया और हमने देखा कि बच्चे की अब जो फाइनल रिस्पॉन्स है उसके आधार पर उसको हम जजमेंट दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, वर्थ ऑफ लर्निंग को जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, मेजरमेंट और असेसमेंट दोनों को यूज करते हुए, देन इट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। जैसे कि अब हम बच्चे को ये बताएंगे, जैसे अभी बीएड हमारा एग्जाम मान लीजिए आ रहा है, ठीक है जी। तो बीएड के एग्जाम में सबसे पहले तो हमारा क्या हो रहा है, अभी टेस्ट पेपर लगेंगे, 10 पेपर होंगे हमारे, हम उसको, वो टेस्ट है, उसके बाद हमें अंक दिए जाएंगे, वो हमारी मेजरमेंट है, उसको असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, असेसमेंट के बाद जब हमें ग्रेडिंग मिल जाएगी, या हमें मिल जाएगा कि इसका जो है वो ये एवरेज है, अबव एवरेज है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ठीक है, तो वो जो है वो हमारी इवेल्युएशन है। ये अब इस इंफोग्राफिक से आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं टेस्ट क्या है, सबसे नैरो ये टेस्ट है। पेपर आ गया ना टेस्ट, ये मिड टर्म इंग्लिश टेस्ट हो सकता है 20 क्वेश्चंस का, ठीक है, मान लीजिए। अब इसके बाद मेजरमेंट जो वो इससे थोड़ा सा ब्रॉडर आ गया, इसमें आप देख सकते हैं ना, मेजर किया जा रहा है कि स्टूडेंट ने स्कोर किए 15 में से 20 यानी 75%। दिस इज जस्ट अ मेजरमेंट, इट डजंट सेज एनीथिंग अबाउट द स्टूडेंट। नेक्स्ट इज असेसमेंट, ये थोड़ा सा और ब्रॉडर है। अब इसमें थोड़ा सा कैटेगराइज किया जा रहा है, स्टूडेंट रीड्स वेल बट नीड्स ग्रामर इंप्रूवमेंट, प्लान रिवीजन। ठीक है जी, क्या हो गया इसमें कि स्टूडेंट पढ़ तो बहुत अच्छा रहा है, उसको ग्रामर की रिवीजन चाहिए, ग्रामर में वो थोड़ा सा वीक है, तो उसको रिवीजन दे दी करने के लिए। ठीक है, अब रिवीजन के बाद फिर से जब फाइनली उसको इवेल्युएट किया, तो जो सबसे बड़ा टर्म आ गया इवेल्युएशन का, वो आ गया क्या, हमारा स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है, प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल, या फिर स्टूडेंट्स प्रमोशन इज अनसेटिस्फैक्टरी एंड डिटेन्ड, ठीक है, इन द सेम लेवल। कुछ भी जो इवेल्युएशन है वो की जा सकती है। अब देखिए
इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को हम कंपेयर करेंगे और ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और ऐसे भी डेली लाइफ में हमें पता होना चाहिए, बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग अ लर्नर ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। तो देखिए, टीचर में टेस्ट है और स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, दो तरह के टेस्ट हैं। इनका पर्पस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती है, स्कोप क्या क्या है इसमें, और रिलायबिलिटी क्या है उसको हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए टीचर मेड जो टेस्ट है ना, उसका पर्पस क्या है, वो क्लासरूम बेस्ड इवेल्युएशन है। टीचर ने क्लास में कुछ पढ़ाया, अब वो चेक करना चाह रहा है कि वो कितना कामयाब रहा है पढ़ाने में, तो उसने इवेल्युएट कर लिया। अब जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसका पर्पस क्या, नेशनल और स्टेट कंपैरिजन किया जाता है इसमें। जैसे असर की रिपोर्ट है, ठीक है, असर की रिपोर्ट जो नेशनल रिपोर्ट है, इसी तरीके से स्टेट में कई सर्वेज किए जाते हैं, इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर पीसा स्टडी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, और भी बहुत सी स्टडीज है। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। टीचर मान लो पेपर के टाइम में उसको लगे कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, उसी समय चेंज कर देगा, कोई चक्कर नहीं है। इसमें फिक्स्ड फॉर्मेट है, इट इट वेंट थ्रू अ रिगरस स्टेप्स ऑफ जिसको हम बोल सकते हैं कि उसकी जो है वो स्क्रूटनी की जाती है, अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस चेक किए जाते हैं, उनका पायलट किया जाता है बिफोर अप्लाइंग टू द फाइनल ऑडियंस, ताकि उनका फॉर्मेट द्वारा से बदलना ना पड़े, तो ये फिक्स्ड होता है। इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है, स्पेसिफिक है, सिलेबस को लेके ही है, ऐसा नहीं है कि इसको आप कहीं भी यूज कर लेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी किसी टीचर ने अलग तरह से पढ़ाया, किसी ने अलग तरह से पढ़ाया, तो एक टीचर के द्वारा बनाया गया टेस्ट दूसरे बच्चे के टीचर द्वारा पढ़ाए गए टेस्ट पर, टीचर द्वारा पढ़ाए गए बच्चे पर उतनी तरह से फिट नहीं भी बैठ सकता। लेकिन ये जो टेस्ट है ब्रॉडर है, इसमें ये तो मान लीजिए अगर पीसा की कोई स्टडी हो रही है तो वो इंडिया पे भी उतनी एप्लीकेबल है जितनी की वो अफ्रीका की किसी कंट्री पे एप्लीकेबल है, जितनी की वो यूएस पे है, सिंगापुर पे है, आपकी जर्मनी में है, आपकी जो है वो अदर फ्रांस में है। ठीक है, अब रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी इसकी वेरिएबल है, कभी कभी रिलायबल भी हो जाता है बट उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है। अब देखिए, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो ऐसे कंसेप्ट है, अक्सर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इसको लेके मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो टेस्ट है वो जिस काम के लिए बनाया गया है, क्या वो काम वो नहीं, सॉरी, रिलायबिलिटी क्या है कि एक टेस्ट से बार बार जब हम एक टेस्ट को पर्टिकुलरली कहीं पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एक्सरसाइज उसको कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो क्या वो सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक टेस्ट बनाया अपनी क्लास के बच्चों के लिए आज, और वो मैंने उनकी किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए टेस्ट बनाया और वो मैंने आज उनको अप्लाई किया, और उसमें जो रिजल्ट आया, अगर वही रिजल्ट जो है वो कुछ दिनों बाद फिर मैं उस टेस्ट को लूं तो फिर वही रिजल्ट आए, इट मींस कि वो रिलायबल है। और अगर थोड़ा बहुत अंतर भी आए तब भी रिलायबल है, लेकिन अगर बहुत ही जमीन आसमान का अंतर जाए तो वो रिलायबल नहीं है, विश्वास के पात्र नहीं है। इसी तरीके से जो वैलिडिटी है वो क्या है कि जिस काम के लिए जो टेस्ट बनाया गया है, अगर वो उस काम को कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मैथमेटिक्स को असेस करने के लिए टेस्ट बनाया है और उसमें क्वेश्चन जो है वो हिंदी लैंग्वेज से जुड़े हैं, मींस वो वैलिड ही नहीं है, वो वैलिडिटी नहीं है उसमें। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का ये फंडा है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको आगे भी ध्यान से हम देखेंगे जब हमारे पास आगे वीडियोस में हम आगे जाएंगे किसी और वीडियो में। तो अभी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट को देख लेते हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो जो क्वांटिटेटिव है इसमें मेजर किया जाता है, न्यूमेरिकली ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं, इसमें टेस्ट और स्कोर्स को हम एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। क्वालिटेटिव में क्या है, इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगी, और इसमें पोर्टफोलियो और ऑब्जर्वेशंस को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब मोड ऑफ रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं। देखिए, बच्चा किस किस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है अपनी असेसमेंट को लेकर। ओरल, जिसमें वर्बल आंसर्स होंगे, वाइवा है, ओरल है, क्विज़ेस हैं। रिटन, टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्सेज हैं, जिसमें पेन पेपर टेस्ट हो गया, एग्जाम एसे राइटिंग हो गया। सिलेक्शन कैसे है, चूज द गिवन ऑप्शन, एमसीक्यूज। और सप्लाई मतलब जनरेट ऑन रिस्पॉन्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम दे सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए, अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें तो दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। पहला नॉर्म रेफरेंस्ड, क्राइटेरियन रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस क्या हो गया, इसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उसके पीयर्स के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है, नॉर्म्स सेट कर दिए जाते हैं। ठीक है जी, उसमें नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसको कंपेयर किया जाता है। अब जो क्राइटेरियन रेफरेंस है, इसमें कंपेयर किया जाता है अगेंस्ट प्री डिफाइंड लर्निंग क्राइटेरियाज की। फॉर एग्जांपल, आपका टैट हो रहा है और टैट में कह दिया है कि इसका पासिंग जो है 90% है, क्राइटेरिया सेट कर दिया जो 90% से नीचे है
वो बाहर है। या कई बार क्या होता है 4-5 सेगमेंट होते हैं एक टेस्ट में, और ऐसा कहा जाता है कि हर सेगमेंट में 25% कंपल्सरी है। अब किसी 2 सेगमेंट में बच्चे ने टॉप भी कर लिया, लेकिन बाकी के 2 सेगमेंट में 25% की जगह 24% आ गया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया जो पहले से निर्धारित है, और नॉर्म्स रेफरेंस जो है वो इसमें सिर्फ अपने जो पीयर्स होते हैं उनके साथ जो है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। अब कंटेक्स्ट क्या है असेसमेंट का? इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल। इंटरनल स्कूल बेस्ड होंगे, रेगुलर एक्टिविटी है। एक्सटर्नल बोर्ड एग्जाम्स हो गए, जैसे 10th बोर्ड है, +2 बोर्ड है, ठीक है, अब तो 5th भी बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। इस तरीके से ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, सबसे बड़ी बात है इन टेस्ट की। और कैरल एंड टॉमिल्सन बोलते हैं assessment should be used not just to grade student but to guide their learning. Assessment is not for grading, it is for guiding. समझने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आपको अगर इसको कोट करना है तो यू हैव टू कोट एंड अनकोट इट एज इट इज, लाइक असेसमेंट शुड बी यूज्ड नॉट जस्ट टू ग्रेड स्टूडेंट्स बट टू गाइड द लर्निंग। नाउ कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन ऊपर लिखे हैं। उसके बाद नेचर क्या है इनका यहाँ पर दिया है, मेजरमेंट का, असेसमेंट का और इवैल्यूएशन का। तो इसको जो है वो बहुत अच्छे से आप यहाँ से समझ सकते हैं। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट को देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक टाइप है जो ड्यूरिंग लर्निंग होता है। इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। ये इंप्रूव करता है लर्निंग को। इसके एग्जांपल है क्विजेस और क्लास डिस्कशंस। और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो स्कूल में होते हैं, जैसे FA1, FA2, ठीक है जी। इसके बाद समेटिव असेसमेंट, जो कि एंड ऑफ द यूनिट, एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑफ द सेशन होता है, फाइनल एग्जाम होता है। इसके बाद दोबारा से मौका नहीं मिलता बच्चे को। रीअपेयर या रीवैल्यूएशन एक अलग चीज है, लेकिन समेटिव असेसमेंट जो है वो बेसिकली फाइनल असेसमेंट होती है। और फॉर्मेटिव जो है वो बीच बीच में की जाती है लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें जजमेंटल बेस्ड होती है, इसमें जजमेंट कर दी जाती है। डायग्नोस्टिक यानी किसी चीज को डायग्नोस करना है, आइडेंटिफाई करना है लर्निंग्स को, लर्निंग डिफिकल्टीज को। प्रोग्नोस्टिक का मतलब है प्रीडिक्ट करना है फ्यूचर एबिलिटीज को और परफॉर्मेंसेस को। अब इप्सेप्टिव जो आपकी ये असेसमेंट है, इसमें कंपेयर किया जाता है लर्नर्स करंट विद द लर्नर्स पास्ट परफॉर्मेंस। आज बच्चे ने जो परफॉर्मेंस की है उससे पिछली परफॉर्मेंस को जब कंपेयर किया जाता है, तब उसको जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है। और विलियम क्या बोलते हैं, असेसमेंट शुड नॉट मेयरली मेजर लर्निंग बट बिकम पार्ट ऑफ लर्निंग। ये भी कितनी अच्छी डेफिनेशन है कि असेसमेंट शुड नॉट मेयरली मेजर लर्निंग बट बिकम अ पार्ट ऑफ लर्निंग। नाउ प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो एक ट्रिक यहाँ पर मुझे मिली थी इंटरनेट से कहीं, तो मैंने इसको यहाँ इंसर्ट कर दिया है। अब देखिए, डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस में अगर हम बात करें तो दे occurs alphabetically, literally and figuratively। अब देखिए, डी पहले आएगा, पी बाद में आएगा, पहले आपने ये याद रखना है। फिर यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि डी जो है, डी से जो है वो डिटेक्शन, डी से ही डायग्नोसिस, यानी डी डायग्नोसिस जो होगा वो डिटेक्शन के लिए होगा। पी से प्रोग्नोसिस और प्री से प्रिडिक्शन, ठीक है। तो प्रेग्नोसिस जो है वो प्रिडिक्शन के लिए होगा। अब जो डायग्नोसिस है, ये इसमें जो है, इसमें जो प्रीफिक्स डाया लगा है, इसका मतलब होता है अक्रॉस, ड्यूरिंग, थ्रू, यानी कि ये लर्निंग के दौरान होता है, डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। ठीक है। और जो प्रोग्नोसिस है ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मान लीजिए नीट का कोई टेस्ट होगा, जेईई का कोई टेस्ट आज लिया जा रहा है, तो प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या ये बच्चा इसके लिए फिट है या नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा रहा है, तो वो प्रोग्नोसिस टेस्ट हो गया, ठीक है जी। बाकी आप इस इन्फोग्राफिक को जो वो रेफर कर सकते हैं। अब देखिए, प्रोग्नोस्टिक क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर करियर प्लानिंग आ गया, जैसे एंट्रांस जेईई नीट एग्जाम के लिए, है ना जी। और डायग्नोसिस क्या हो गया, रीडिंग असेसमेंट टू आइडेंटिफाई डिसलेक्सिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिसलेक्सिया किसी को है या नहीं है, तो रीडिंग असेसमेंट कर लिया। बिहेवियरल चेकलिस्ट कर ली इमोशनल डिफिकल्टीज के लिए। अब ग्रेड्स आर नॉट अ मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस और पोटेंशियल, दे आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ करंट परफॉर्मेंस। बहुत जबरदस्त ये एक तरीके से समराइज किया है ग्रेड्स को, कि ग्रेड्स जो है वो इंटेलिजेंस या पोटेंशियल को नहीं बताते, ये सिर्फ करंट रिफ्लेक्शन को बताते हैं, परफॉर्मेंस को बताते हैं, कि करंट परफॉर्मेंस की रिफ्लेक्शन को बताते हैं। आज बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, कल बच्चा कैसा होगा, या बच्चा वास्तव में है कैसा, इस चीज का पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि वीडियो बनाते समय कहीं से जो वो किसी ने गांव में मिर्ची जला दी, ठीक है, वो पूरी पूरे में पड़ी होगी, वहां जला दी और खांसी आ गई। और देखिए वीडियो में उसमें आपने देखा कि कैसे वो थोड़ा बाहरी जो फैक्टर्स हैं वो भी जो है वो उसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं और मॉनिटरिंग लर्निंग एंड फीडबैक को देख लेते हैं थोड़ा सा। अब वी आर एट द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन आई थिंक। यूज ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, सेल्फ असेसमेंट टूल्स, ठीक है। इसमें ऑफर है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रेगुलरली, ठीक है।
और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं प्रोग्रेस को ओवर टाइम, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, इन्वॉल्व लर्नर इन सेटिंग गोल्स। तो ये सब चीजें इसमें जो है वो रहती हैं मॉनिटरिंग, लर्निंग और फीडबैक में। यानी लर्निंग को मॉनिटर करना है और फीडबैक जब करना है तो उसके लिए हम ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट और सेल्फ असेसमेंट टूल्स को यूज करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बच्चे को दिया जाता है ताकि उसकी एडवांसमेंट हो सके, लर्निंग आउटकम्स को अचीव किया जा सके। ट्रैक करते हैं उसकी प्रोग्रेस को ओवर टाइम, मतलब पूरे के पूरे जो सेशन होता है या टर्म होता है उसके दरमियान। और साथ ही साथ जो है वो इन्वॉल्व करते हैं लर्नर को इन सेटिंग गोल। और हमने पढ़ा है फ्रांसिस बैकन को, कन्फ्यूशियस को, सॉरी फ्रांसिस बैकन को नहीं, कन्फ्यूशियस को और बेंजामिन फ्रैंकलिन को, कि जब हम बच्चे को एंगेज करते हैं तो बच्चा ज्यादा सीखता है, इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चा ज्यादा सीखता है। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो बच्चे को फायदा होगा। ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन का एक कंसेप्ट पीछे आया था, उसको थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं। ग्रेडिंग होता है, लेटर्स ग्रेड किए जाते हैं। जैसे देखिए ये किसी पर्टिकुलर आप देख सकते हैं ग्रेडिंग स्केल को दिखाया गया है कि ए जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसकी रेंज 93 से 100 मार्क्स है, और एफ जो बिलो 70 है। उसके बाद रिवाइज किया है स्केल को, उसमें थोड़ा सा लिबरल कर दिया गया है इसको, ए को जो है 90 टू 100 कर दिया गया है, बी को जो वो 85 टू 89 कर दिया गया है, सी को 70 टू 79। मतलब इसमें बच्चे का पता नहीं चलेगा कि कोई बी ग्रेड में है तो उसको 81 आए हैं, 88 आए हैं, 80 आए, 89 आए हैं, कोई पता नहीं चलेगा, सीधा बी ग्रेड है, सारे एक समान हो गए, वो ग्रेडिंग हो गई उनकी। और ए में किसी को 100 आए हैं तब भी वो ए ग्रेड में है, किसी को 92 आए हैं तो वो भी ए ग्रेड में है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को मोटिवेशन भी मिलती है, और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो बड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको ये भी लगता है कि यार मैं तो फर्स्ट ही था, तो मेरे को ये ग्रेड नहीं मिलना चाहिए था, मैं पहले नंबर पे आना चाहिए था। बट चलो एनी हाउ, फिर भी ये ज्यादा बेटर माना जाता है आज के समय में। अब अगर सर्टिफिकेशन, इसमें क्या है, रिलेटिव होते हैं और एब्सोल्यूट होते हैं। सर्टिफिकेशन में क्या होता है, डिप्लोमा, रिपोर्ट कार्ड इस तरीके से दिए जाते हैं। एक सैंपल मेरे को नेट से कहीं से मिला था, आई जस्ट नेक्स्ट। अब हम आगे चलते हैं, सोशल एंड मेरिट बेस्ड प्रमोशन की बात कर लेते हैं। ये भी एक कंसेप्ट आपकी सिलेबस में है। दो तरह की प्रमोशन है, एक आ गई सोशल प्रमोशन, इसमें एडवांसमेंट टू नेक्स्ट ग्रेड टू स्टे विद पीयर्स। इसमें क्या किया जाता है कि अगले कक्षा में, अगले श्रेणी में इस आधार पर ही प्रमोशन कर दिया जाता है कि बच्चा अपने पीयर्स के साथ रहे। इसको ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए किया जाता है, जो कि आरटी को इसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं ना। नो डिटेंशन पॉलिसी जो थी वो बेसिकली सोशल प्रमोशन का एक एग्जाम्पल है। उसमें ये देखा जाता है कि बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल ही छोड़ दे। ड्रॉप आउट उस समय बड़ा ज्यादा था, उसको कम करना है, रिटेंशन करनी है बच्चों की, ठीक है। अब एसएसए का एग्जाम था ना एक, अपने ध्यान से, आपके ध्यान में होगा, 2003 तक जो है वो सभी बच्चों को एनरोल करना है। 2008 तक जो है वो सभी बच्चों को 5वीं क्लास तक की शिक्षा देनी है। 2010 तक जो है सभी बच्चों को 10वीं कक्षा तक की, 8वीं कक्षा तक की शिक्षा देनी है। तो ये जो गोल्स थे इनको तभी अचीव किया जा सकता था जब हम सोशल प्रमोशन की फिलोसफी पे चलते। एक और फिलोसफी है जो अब बेसिकली इसको हटा दिया गया है, जो डिटेंशन पॉलिसी है उसको आरटीई से, इवन इन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो इट इज नो मोर अवेलेबल। मेरिट बेस्ड प्रमोशन में क्या है कि इसमें स्ट्रिक्टली एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेस बनाया जाता है और इसमें एकेडमिक एफर्ट्स को एनकरेज किया जाता है। तो बेसिकली इसमें जो सुझाव है वो यही है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच रेकमेंड की जानी चाहिए। कोई बच्चा अगर थोड़े बहुत अंकों से जो है वो पीछे रहता है तो उसको ग्रेस मार्क्स का प्रोविजन हो, और जो बच्चे ऑब्वियसली मेरिट बेस्ड प्रमोशन है तो उनके लिए कोई एक तरीके से जो है वो उनको इंसेंटिव रीइंफोर्समेंट भी मिलना चाहिए स्कॉलरशिप के फॉर्म में या इन एनी अदर फॉर्म, ताकि उनको जो है वो अपनी मेरिट को बनाए रखने का एक जो जज्बा है वो उनमें बना रहे। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें यहाँ पर लेकर के चलनी चाहिए। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट का रोल क्या है, ठीक है, तो उसको सबसे पहला रोल तो यही है कि लर्निंग डिलेज या डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता है। ये सपोर्ट करता है प्लानिंग और रिमेडियल इंस्ट्रक्शन को, हेल्प करता है टीचर्स को अपने मेथड और मटेरियल को एडजस्ट करने में। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का जो थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ लेंगे, बाकी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। कॉन्टिन्यूस का मतलब है रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑलराउंड डेवलपमेंट। ये हो गया कॉन्टिन्यूस, मतलब जो पीछे बात की गई थी कि लर्निंग शुड नॉट बी शुड बी अ पार्ट ऑफ असेसमेंट, शुड बी अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट को लर्निंग का पार्ट बनाया जाना चाहिए और ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तीन के तीन डोमेन, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सारे के सारे डोमेन में आने चाहिए। और फिर इवेल्युएशन का मतलब तो हम समझते हैं, वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस एंड इवेल्युएट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब आ गया पीरियोडिक ongoing evaluation। comprehensive का मतलब आ गया it includes scholastic and co-scholastic both areas। पर्पस हो गया इसमें क्या है, holistic development,
इससे होती है बच्चे की रिड्यूस होता है स्ट्रेस, क्योंकि ये नहीं है कि साल में एक बार होगा बच्चे को सारी की सारी किताब रखनी पड़ेगी, नो। इसमें क्या होता है, हर समय कोई ना कोई असेसमेंट चली हुई है, हॉल मतलब स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा ना। मतलब पहले 3 चैप्टर का FA1 में हो गया, फिर उसके बाद 4 से 6 का FA2 में हो गया, फिर SA1 में 1 से 6 का हो गया, फिर उसके बाद 6 से 9 का FA3 में हो गया, 9 से 12 का FA4 में हो गया, और जो SA2 है उसमें 9 से 12 का होगा, और इस तरीके से बच्चे को प्रेशर कम होगा। ठीक है। और उसके बाद ट्रैक होती है प्रोग्रेस बच्चे की कंसिस्टेंटली। तो असेसमेंट इज नॉट अबाउट एडिंग लर्नर्स बर्डन बट सपोर्टिंग देयर जर्नी। तो बर्डन नहीं उस पर डालना है, जर्नी को सपोर्ट करना है, यही असेसमेंट का मेन पर्पस है। और इसी के साथ आज का होम टेकिंग मैसेज है, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। ठीक है। एवरी टेस्ट, एवरी मेजरमेंट, every assessment brings some sort of pain, but that pain is not all the time negative. That pain can be positive pain. You can relate this pain that when you go for morning walk or jogging, first a few days you feel a sort of pain in your muscles, but when you keep on going, continue your this process of healthy lifestyle, you realize after some days that your physical strength is increasing day by day. So the pain you feel today will be the strength you feel tomorrow. With this, thank you so much. We will meet again in another video. तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।